वेलकम बैक ऑडियंस। आज की वीडियो एनालिटिकल थिंकिंग पर है। ये जो थिंकिंग है ना, ये जिस तरह की एनालॉजी आइंस्टाइन यूज़ करते थे उसकी बात होने वाली है। ठीक है, तो एनालॉजी थिंकिंग या ट्रेंड इंटरसेक्शन ये एनालिटिकल थिंकिंग का ही एक पार्ट मान के चलो, जहाँ पर हम एक्चुअल में किसी आइडिया को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके थ्रू एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और मेनली हमारा फोकस होता है कि न्यू पर्सपेक्टिव, नए नज़ारे से चीज़ों को देखना, ताकि हम सॉल्यूशन पे ध्यान दे पाए। आपको आइंस्टाइन का कोट पता होगा कि भाई अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप एक तरीके से नहीं निकाल पा रहे तो हो सकता है आपको तरीका बदलना पड़े, राइट। चांसेस है कि आप एक ही तरीके से अगर उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा। आप सेम चीज़ करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये चीज़ आइंस्टाइन ने बोली है। तो हम बात करेंगे इन दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की हमारे थिंकिंग में। फ्रेमिंग ड्यूअल मॉडल्स, देखो ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती है। ठीक है, कंबाइंड पावर है ये एक तरह से। तो अब समझते हैं इसको। देखो, एनालॉजी थिंकिंग अलाउज अस टू रीफ्रेम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूजिंग मेटाफोर्स। मेटाफोर्स क्या होता है? मेटाफोर्स समझा देता हूँ। मेटाफोर्स मतलब आपने जैसे कहावतें सुनी होगी। मेटाफोर्स मतलब कि कहावत ही होता है। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि पैसा जो है वो पेड़ पे नहीं उगता है। या फिर कहावत आपने सुनी होगी कि माई बेड इज़ अ क्लाउड। क्लाउड क्यों है भाई? क्योंकि क्लाउड जो है वो सॉफ्ट होता है, तो भाई मेरा बेड जो है वो बहुत ज़्यादा नरम है। एक कहावत होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल, जुग जुग जियो, राइट। जुग जुग जियो मतलब क्या कि सामने वाला इंसान अच्छा आशीर्वाद दे रहा है कि भाई ठीक है, तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी जियो, है ना। कोई सदा का सुहागन रहो ऐसे बोलते हैं। और भी बहुत सारे मेटाफोर्स होते हैं। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग याद आ रहे हैं क्या? कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े ट्रबलिंग टाइप के होते हैं, मतलब उनका थोड़ा डबल मीनिंग थोड़ा डिफरेंट निकलता है। आपको पता होगा। मतलब ये कि कोई एक वर्ड होगा और उस वर्ड से रिलेटेड डिफरेंट मीनिंग निकल के आएंगे, और उनको इस तरह से बोला जाता है कि आपको जब वो सेंटेंस के अंदर वो वर्ड्स आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ना। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के ढोल, ढोल ढोल मतलब क्या होता है? आपको भी पता है ढोल मतलब क्या होता है, वो बजाने वाला यंत्र। पर ढोल क्यों बोला है यहाँ पे? ढोल मतलब यहाँ पे बात नहीं हो रही कि संगीत बजाते हैं, दूर से बजाते हैं, ये बात नहीं हो रही। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर की बातें बड़ी अच्छी लगती है, दूर से सुनी हुई बातें बड़ी अच्छी लगती है, पास से जब देखो तो कुछ और लगता है। ऐसी ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है एक्चुअल में। तो मेटाफॉर्स ऐसे ही होते हैं, जितने भी होते हैं मेटाफॉर्स, उनको समझना ज़रूरी होता है। देखो, अलाउस अस टू रीफ्रेम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूजिंग मेटाफॉर्स। यहाँ पे हम मेटाफॉर्स को समझेंगे ताकि मेटाफॉर्स के थ्रू हम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन चीज़ों को अप्लाई कर पाए। कैसे? एग्जाम्पल्स में समझेंगे। मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स मोर रिलेटेबल एंड फॉस्टरिंग innovative solutions by drawing parallel to familiar experiences. Guys, making abstract concepts more relatable, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमें तैयार करने पड़ते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा रिलेटेबल हो और वो हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाए। ठीक है, और हम क्या देखते हैं कि बाहर से कोई सॉल्यूशन हम देखते हैं कि लाइफ में बाहर हम कहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हैं। बाहर जो प्रॉब्लम्स चल रही है किसी और ने सॉल्व करके रखी है, वहाँ से हम सॉल्यूशन लेते हैं, उसको मेटाफोरिक वे में यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? ट्रेंड इंटरसेक्शन। ट्रेंड इंटरसेक्शन फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द ओवरलैप ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। आइडेंटिफाइंग द ओवरलैप ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स, ठीक है। इनेबलिंग अस टू इनोवेट बाय harnessing the synergy of two powerful forces in the market for greater impact। जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स है हम उनका यूज़ करेंगे। जैसे कि हम सॉल्यूशन की हम बात करें कि जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स है, पुराने जो भी सॉल्यूशंस है उनको अप्लाई करेंगे नए इमर्जिंग ट्रेंड्स में, और देखेंगे कि हम कैसे कैसे मार्केट पे एक ग्रेटर इम्पैक्ट दे सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंबाइंड पावर, टुगेदर दीज मेंटल मॉडल्स
empower individuals to approach challenges creatively, unlocking new opportunities and generating groundbreaking solutions by blending metaphorical thinking. ये कोई थिंकिंग मॉडल नहीं है, बस आप मेटाफोरिकली सोच रहे हैं. मेटाफोरिकली मतलब कि चीज़ों को पढ़ते हैं. आपने अक्सर देखा होगा शर्लॉक होम्स या इनकी जो भी वेब सीरीज़ होती है जिसमें कोई डिटेक्टिव वेब सीरीज़ होती है या क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ होती है, आप अक्सर देखना उनमें ना मेटाफोर्स ही यूज़ होते हैं. मेजॉरिटी टाइम इन क्राइम थ्रिलर्स में मेटाफोर्स यूज़ होते हैं और उन मेटाफोर्स के थ्रू लोग समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या जा रहा होगा. जैसे अगर आपने धूम 3 देखी है आमिर खान की, वो हमेशा बैंक में ऐसा लिखता है कि भाई बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, राइट. वो बैंक के लॉकर में लिखता है ना, ऐसे हिंदी में, शायद हिंदी में लिखता है जहाँ तक, बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी. वो जब लिख रहा होता है तो फिर वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ये अभिषेक बच्चन और ये, तो ये सोच रहे होते हैं कि भाई इसने ऐसा क्यों लिखा होगा, ज़रूर उसको प्रॉब्लम है बैंक वालों से, राइट. तो वो मीनिंग निकाल रहे होते हैं, किसी भी वर्डिंग की मीनिंग निकालते हैं. डेथ नोट में आप देखते हो कि भाई ये इस मेटाफोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पे लाइट जो है वो एल को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस करता है. डेथ नोट पता है आपको, एनिमे है एक तरह का, अगर नहीं देखा तो ठीक है, ये एग्जांपल नहीं देता हूँ. बट बहुत सारी वेब सीरीज़, क्राइम थ्रिलर्स और इवन रियल लाइफ में मेटाफोर्स का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है. मार्केटिंग कैंपेन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है, 7 बूंदों वाला सुना है आपने? 7 बूंदों वाला मार्केटिंग कैंपेन है ना, 7 बूंदों वाला. अब हालांकि मार्केटिंग कैंपेन और याद रखने से रिलेटेड वो चीज़ें बहुत अलग हो गई, लेकिन सामने वाला इंसान सोच रहा है कि भाई हम कैसे लोगों के दिमाग में बैठ सकते हैं. मार्केट का सोल्यूशन, मार्केट के लिए ग्रेटर इम्पैक्ट निकालना है ना, ठीक है. तो कैसे 4 बूंदों वाला, है ना, और पता नहीं और भी क्या क्या है भाई, दो घुट पोलियो की. इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी मेटाफोर्स यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा यूज़ करती है याद रखवाने के लिए आपको, राइट. सुना होगा आपने, अच्छे दिन आने वाले, राइट, सुना है आपने, पता है आपको. आप एकदम से, अब देखो मेटाफोर्स की खासियत ये होती है, जैसे ही आप उन मेटाफोर्स को सुनोगे वैसे ही आपको कोई चीज़ याद आएगी उस मेटाफोर से रिलेटेड. तो मेटाफोर का यूज़ किया जा सकता है बड़ी इजीली, एक तरह से माइंड मैपिंग अगर आपको समझ में आती है तो आप चीज़ों को ढंग से याद कर सकते हो, ठीक है. तो होता बस वो एक वर्ड है, बट वो जाता आपके दिमाग में है और उससे रिलेटेड कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई फीलिंग अटैच हो जाती है और फिर वहाँ से आपको एक्चुअल में वो चीज़ याद रखने में बहुत ईजी होती है, ठीक है. तो एनालॉजी थिंकिंग, रिफ्रेमिंग प्रॉब्लम्स विथ मेटाफॉर्स. Analogy thinking transforms abstract issue into tangible concepts through metaphors, enabling clearer understanding and innovative problem solving. This approach makes complex ideas relatable, fostering creativity and insightful solutions. वही वाली चीज़ें जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ. चलो आगे बढ़ते, देखते हैं कि आखिर क्या बात हो रही है. तो बजटिंग एज फ्लो, बजटिंग सिस्टम. Visualizing budgeting as flow helps clarify functional management and enhancement. यार ये चीज़ें, जैसे देखो जब भी कभी बजटिंग करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि यूजुअली आपके सामने बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा होता है, मतलब इधर उधर की बहुत सारी नॉलेज होती है, आपके पास डेटा बहुत सारा होता है. वो क्या डेटा होता है? टैक्स से रिलेटेड डेटा होगा, कहाँ पे पैसा लीक कर रहा है, लीक डिटेक्शन, है ना, पैसा कहाँ पे लीक कर रहा है, कहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है. हो सकता है आपने 10 AI के सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं, मान के चलो, ठीक है, आपने 10 AI के सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं. अब 10 AI के सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं है. 10 में से 4 AI के सब्सक्रिप्शन तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इमेज जनरेशन से रिलेटेड है. आपको एक की ज़रूरत है, आपने 4 लेके रखे, वो भी अलग अलग. इसके बजाय एक ही AI मॉडल है, उसी का एक अच्छा खासा ले लिया और बल्कि ज़्यादा बड़ा वाला प्लान ले लिया उसका, ताकि मेमोरी इस सब का इशू ही ना जाए. लेकिन आपने 4 अलग अलग AI के ले रखे हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है? लीक हो रहा है, आपका पैसा लीक हो रहा है. आप कभी उन चीज़ों को यूज़ नहीं करने वाले. जिन रिसोर्सेस का आप यूज़ नहीं कर सकते और उन रिसोर्सेस पे आपके पैसे जा रहे होते हैं, वहीं पर ही आपका पैसा लीक कर रहा होता है. दोज आर द थिंग्स. और वहाँ पे ही आपको लीक डिटेक्शन समझना होता है. कई बार आपके ऐसे जगहों पे खर्चे जा रहे होते हैं जिनका आपको कोई यूज़ केस ही नहीं है, उन चीज़ों को समझना होता है, ठीक है. सेविंग टैंक्स, कैसे बचाओगे भाई पैसा अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, अपने फ्यूचर नीड्स के हिसाब से, रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से, जो भी रिसोर्सेज में पैसा लग रहा है उसके हिसाब से आप कैसे खर्चा भी करोगे और सेविंग भी करोगे.
तो ये सारा डेटा बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है, इधर उधर भटका हुआ होता है। इस डेटा को स्ट्रक्चराइज करने के लिए ये आप एक मेटाफोर का यूज़ करते हो कि भाई क्यों ना हम इसे ऐसा सोच के चले कि ये एक तरह का फ्लो है। और यही वजह है कि आप देख रहे हो ये पाइपलाइन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप एक्चुअल में अब इसे एक पाइपलाइन की नज़रिए से देख रहे हो, और अब आप पाइपलाइन की एनालॉजी से इसको देख के चल रहे हो कि देखो ये टैंकर है, ये भी एक टैंकर है, यहाँ से लीक हो रहा है पानी, यहाँ से लीक हो रहा है पानी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गई है, ठीक है। बैंक वालों का भी वो टैंकर है, ये अलग अलग टैंकर्स है, ठीक है। अलग अलग टैंकर्स है, वॉल्स है ना, अलग अलग वॉल्स है, और पानी की स्पीड भी है, किस रफ्तार से जाने वाला है, किस वॉल से, इसके भी बारे में पता है, कहाँ पे फिल्टर हो रहा है पानी, है ना। तो आप इस तरह से एक एनालॉजी का यूज़ करते हैं। एनालॉजी थिंकिंग की मतलब क्या, आप एक एनालॉजी, बाहर से आप कोई सॉल्यूशन लेते हैं, बाहर की दुनिया से आप कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो बाहर में यूज़ हो रहा है। जैसे पानी की टंकी, पानी आपके घर में पानी कैसे आता है, पानी आता है आपके नलों से, ठीक है, आपके पाइप से, प्रेशर से, प्रेशर से, राइट। यहाँ पे बहुत सारी फिल्टरिंग होती है, बहुत सारी फिल्टरिंग प्रोसेस होती है। तो अब आपने इस प्रोसेस को अच्छा समझा, इसकी एनालॉजी को समझा कि आखिर ये नलों वाला सिस्टम काम कैसे करता है। जब आपने इसकी एनालॉजी को समझा तो अब आपने इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया, अपनी बजटिंग में, अपनी बजटिंग में। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, ये है। अब आई थिंक आपको आइडिया लग रहा हो कि क्या है एक्चुअल में एनालॉजी थिंकिंग क्या है। ये मेटाफोर से समझ में नहीं आ रहा था आपको, राइट। पर यही है, आप एक्चुअल में बाहर की दुनिया से चीज़ें लेते हो, मेटाफोर्स लेते हो, यानी एनालॉजी लेते हो एक तरह की, और फिर वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे इंप्लाई कर देते हो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। आपको देखना पड़ता है, बस बाहर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, रियल लाइफ में लोग ऐसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अगर आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन की मुझे अच्छे से याद नहीं है कि वो वेब सीरीज़ कहाँ पर आई थी, क्योंकि मैंने तो यूट्यूब पे देख ली थी, ठीक है। यूट्यूब पे वो ऐसे आ जाती है, कोई भी डाल देता है। तो आइंस्टाइन ने कैसे रिलेटिविटी को समझा था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि आइंस्टाइन की ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि वो भाई एक ही जगह पे बैठे बैठे उन्होंने क्या किया कि वो एक तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है, और या बैठे नहीं, खड़े हुए हैं, एक तरफ फाटक है, ठीक है, रेलवे का फाटक है, दूसरी तरफ फिर रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है। भैया ये जो है ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन, ये मैं बिल्कुल ऐसे 3D वे में बना के देख रहा हूँ भैया, ठीक है। तो ये ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है और आइंस्टाइन देख रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। ट्रेन के अंदर बैठा हुआ भी एक इंसान है, ठीक है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ इंसान है, और अब वो बॉल को हवा में उछाल रहा है, ठीक है। ट्रेन के अंदर बैठे हुए इंसान के लिए बॉल जो हवा में उछल रही है, उसमें जो वो बॉल उछल रही है और जब वो नीचे गिर रही है उसमें जो समय लग रहा है, और वो जिस रफ्तार से गिर रही है, और वही जो ट्रेन के बाहर से जब कोई शख्स उस शख्स को देख रहा है और वो बॉल को उछाल रहा है, तो इसमें अंतर है, डिफरेंस है। मैं अभी इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि साइंस इसकी, ठीक है। रिलेटिविटी को यहाँ से उन्होंने आइडिया लगाया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव थिंक करते, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते थे, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन से देखते थे। उन्होंने ये समझा कि भाई जो लाइट है ना, लाइट का जो पार्टिकल है वो एक तरह से फोटोन है, ठीक है। उन्होंने फोटोन की तरह इमेजिन किया, फोटोन की तरह कि भैया ये तो पार्टिकल है। पहले लाइट को ऐसा समझा जाता है कि भाई उसको समझ में ही नहीं आता था, मतलब किसी को भी समझ में ही नहीं आता, लोग आइडिया नहीं लगा पाते थे कि लाइट एक बिल्कुल क्लियर सेंस में एक यूनिट में भी काम कर सकता है। पर आइंस्टाइन ने इस बारे में सोचा कि अगर ये यूनिट के सेंस में काम कर रहा है तो ये कैसे काम कर रहा होगा, इस पर भी तो वही लॉज अप्लाई हो रहे होंगे। और जब ये इतनी तेज़ी से भाग रहा है, तो इसीलिए ये जो फोटोन है इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो इसीलिए इस पे किस लेवल पे मास अप्लाई हो रहा है, ये इस पे किस लेवल पर रिलेटिविटी का एग्जांपल सेट होता है, क्यों आखिर लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ कोई चीज़ नहीं जा सकती, इसके बारे में उन्होंने बात करी। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, हो सके तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा गाइस, मैं चाहूँ तो ईजिली बना सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो फिर इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं ईजिली आपको समझाऊंगा। पर अभी के लिए आपको बस समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक तरफ वो रेलवे का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एक तरफ वो गेंद का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो टेनिस की बॉल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उसके थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर फोटोन कैसा होता होगा।
समझ रहे हो? तो दीज आर द थिंग्स, वो बाहर की दुनिया से देखते थे सॉल्यूशन और फिर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन एनालॉजीज का यूज़ करते थे और उन्हीं के थ्रू वो रिसर्च पेपर में लिखते भी थे इन्हीं इन्हीं एनालॉजीज को। ग्रेविटी को उन्होंने कैसे समझाया? ग्रेविटी को समझ पाना बड़ा मुश्किल था। न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बता तो दिया था, लेकिन वो भी ग्रेविटी को बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहे थे और बहुत सारे फिर दूसरे भी बहुत सारे फ्लॉज निकल के आ रहे थे। आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने बोला कि भैया हर एक चीज़ का मास है, जैसे सूरज का अपना मास है, पृथ्वी का अपना एक मास है, ब्लैक होल का भी अपना एक मास है, हर एक चीज़ का अपना एक मास है। और वो मास ऐसा है कि वो जब भी एक चादर है, ईथर उन्होंने बोला, और एक चादर है, उस चादर उस स्पेस को उन्होंने एक चादर की तरह बोला। और इस स्पेस में ये चीज़ें जो है वो एक्चुअल में इस ग्रेविटी के कारण वो अपनी तरफ पुल करते हैं, हर एक चीज़ को पुल करते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को अपनी तरफ ढकेलते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब जब अर्थ इसके पास जा रही है तो क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी इसके कारण, तो इस वजह से ये इसकी तरफ ढकेला जाता है और फिर ये इसके चक्कर लगाता है, ठीक है। और वही ब्लैक होल का जो मास है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि ये इजीली इनकी जो लाइट है और जो भी मास है वो इजीली इसको खींच लेता है, क्योंकि भाई ब्लैक होल से तो कोई बच ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक बार अगर आप उसके रेंज में आ गए तो आप अंदर जाके रहोगे उसकी सिंगुलरिटी में, तो इवेंट होराइजन में। सो दीज आर द थिंग्स। उन्होंने कैसे समझाया? ऐसे समझाया, चादर का एग्जाम्पल लिया। सो दिस इज द वे गाइज, नर्चरिंग आइडियाज। हेल्दी सॉइल इज एसेंशियल फॉर नर्चरिंग इनोवेटिव आइडियाज। हाँ, मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। नर्चरिंग मतलब क्या? आप एक तरह से अगर आप खेती करना चाह रहे हो तो आप खेती को भी बिल्कुल उसी वे में समझ रहे हो जैसे आप किसी को नर्चर कर रहे हो, किसी को पालते हो, और आप उन्हीं आइडियाज़ को अप्लाई कर रहे हो कि सनलाइट देना, सामने वाले को इतना उसको प्रोग्रेस होने में हेल्प करना, ठीक है, उसे उतनी हेल्प करना कि वो संघर्ष भी करे ताकि वो बेहतर बने, बड़ा बने, ठीक है, उसे खाद देना, उसकी हमेशा रखवाली करना, जो कीट पतंगे आ रहे हैं उससे बचाना। दीज आर द थिंग्स। साइबर सिक्योरिटी मेटाफॉर्स, पासवर्ड एज कीज, फायरवॉल एज बैरियर। हाँ, तो ये तो आपको पता ही है, साइबर सिक्योरिटी में इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स होते हैं कि फायरवॉल्स को अक्सर फायरवॉल्स की तरह देखा जाता है, ये वॉल्स की तरह, ठीक है। पासवर्ड्स को अक्सर ये की और लॉक की मैकेनिज्म से समझाया जाता है। These are the things, guys. These are the things. Effective UX design employs metaphors to make complex security feature intuitive and relatable. Gamified learning, engagement, motivation, achievement. कोई भी लर्निंग इस दुनिया में, कोई भी स्किल सीख रहे हो उसको गेमिफाई कर दो। ये है मेटाफॉर, ये है वो एनालॉजिकल थिंकिंग। ट्रेंड इंटरसेक्शन डिफाइंड। अब यहाँ पे ट्रेंड को समझते हैं, मैं इस पे नहीं जाता हूँ डेफिनेशन में, नहीं तो फिर से वही पढ़ना हो जाएगा। रिमोट कोलैबोरेशन टूल्स इवॉल्विंग, empowering creators in a virtual workspace. The intersection of remote work and the creator economy has sparked innovation in collaborative design tools. Platforms like Notion and Figma empowers creators to work seamlessly together regardless of location. यहाँ पे बात वही है, ट्रेंड इंटरसेक्शन। आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, आप ट्रेंड की हालत समझ रहे हो कि सिचुएशन कैसी चल रही है। आप जब देख रहे हो UI/UX के फील्ड में, UI/UX के फील्ड में अगर आप देख रहे हो, या इन जनरल ग्राफिक डिज़ाइन के भी फील्ड में अगर आप देख रहे हो, तो 2010 के अगर टाइम की हम बात करें तो भैया इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और एडोबे से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा, कोरल ड्रॉ, ये सब ही सबसे ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। अब उस केस में जब ये सॉफ्टवेयर ही डोमिनेट कर रहे हैं, इन सॉफ्टवेयर के साथ में दिक्कत ये है कि ये कोलैबोरेटिव नहीं है। मतलब एक यूज़र है, एक शख्स है श्याम और एक शख्स है राम, अगर दोनों को अपने डिज़ाइन को साथ में डिज़ाइन करना है तो उन्हें एक ही कंप्यूटर पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। एक ही कंप्यूटर होगा, उसी में उन्हें डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये सॉफ्टवेयर की बात है। ये अपने सॉफ्टवेयर में, एडोबे के सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, अब उसे अपनी एडोबे की सॉफ्टवेयर की फ़ाइल इसको देनी पड़ेगी, और फिर या तो वो इसी सॉफ्टवेयर में काम करेगा या तो फिर अपने इसमें काम करेगा, अपने लैपटॉप पे काम करेगा उस फाइल के थ्रू। पर वही हो गया कि वो दोनों साथ में मिल करके नहीं कर सकते। वो वही के वही वो फीडबैक नहीं दे सकता उसी फाइल में कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर दे, वैसा नहीं वैसा कर दे। फिग्मा ने ये काम बहुत ईजी कर दिया। फिग्मा ने क्या बोला कि भैया देखो, दोनों हम मिल के
हम मिल के, तू भैया ये बंदा दिल्ली में होगा, ठीक है, ये बंदा दिल्ली में होगा, ये बंदा बेंगलुरु में होगा, और दोनों इतने दूर रहने के बाद भी एक ही यूआई यूएक्स पे काम कर सकते हैं साथ में मिलके, एक दूसरे को वही के भी फीडबैक दे सकते हैं, एक दूसरे की गलतियों को वही के भी सुधार सकते हैं ऑन द टाइम लाइव, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, और कोई पैसा भी नहीं लग रहा, फ्री है बिल्कुल, फिग्मा फ्री है। सोचो इतनी बड़ी पावर, ये काम किया फिग्मा ने। तो उसने ट्रेंड को समझा, उसने समझा कि भाई आने वाले टाइम में इन फ्यूचर टूल्स जो है वो हमेशा रिमोट कोलैबोरेशन पे ही काम करने वाले हैं। रिमोट कोलैबोरेशन, रिमोट काम होने वाला है आने वाले ज़माने में। लॉकडाउन आया, उसने बता दिया कि भाई ऐसा ही होगा, लोग रिमोटली काम करने वाले, लोगों के लिए ईजी हो जाएगा काम, लोगों के आने वाले समय में टूल्स ऐसे ही यूज़ होंगे जो कि ईजी होंगे। तो इसीलिए फिग्मा ने इस चीज़ को समझा और उसने इसी हिसाब से अपने टूल को डिज़ाइन किया। AI पावर्ड प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स। गाइस अभी ये मतलब पूरी तरह से आने का है, अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया में अभी पूरी तरह से आया है, बट हाँ लोग यूज़ कर रहे हैं। और मेनली लोग आजकल अपनी हेल्थ प्रॉब्लम का चैट जीपीटी को डेटा जरूर देते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई बता दे चैट जीपीटी की क्या गड़बड़ चल रही है। बट अगर हम देखें तो AI का बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है डायग्नोस्टिक्स के लिए, मतलब कि किसी गड़बड़ को समझने के लिए, आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ चल रही है, पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके जो रेट है, हार्ट रेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके रीडिंग्स है, वो सब बेटर हो रही है भी कि नहीं हो रही है, ठीक है। डिजीज़ की मैनेजमेंट, इवन डिजीज़ प्रिवेंशन, पहले से ही समझना डिजीज़ को, इस पर भी अब काम चल रहा है। एक्सप्लोरिंग सोशल कॉमर्स ट्रेंड्स, देखो यहाँ पर तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, है ना, कि ट्रेंड की जहाँ तक बात है तो आपको भी ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रेंड अब आ चुका है ऑलरेडी, बस अभी इंडिया में उस लेवल पे फॉलो नहीं हुआ है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं रहा। लेकिन आपको पता है, आपके पास स्मार्ट वॉचेस आ चुकी है, आप अपने हार्ट रेट चेक कर सकते हो। आज की तारीख में जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर रहे हैं कि आपको अपने मसल लॉस करना है, फैट लॉस करना है, आपको फिटनेस पे ध्यान देना है, कितना मसल आया है, कितना गया है, कितनी कैलोरी काउंट है आपका, ये सब अगर आपको समझना है तो आप AI का यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू आप प्रेडिक्शन ले सकते हो, नंबर्स ले सकते हो, आप बिल्कुल फिक्स कर सकते हो अपने वीकली बेसिस पे क्या ग्रो, किस लेवल पे ग्रो करना है आपको, ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग सोशल कॉमर्स ट्रेंड्स, द फ्यूजन ऑफ शॉपिंग एंड सोशल मीडिया। सोशल कॉमर्स कंबाइंस ई कॉमर्स। देखो सोशल मीडिया का कॉमर्स किस लेवल पे आ गया है, अब ये बात तुम्हें भी पता है भाई, तुम चाहे फेसबुक चला लो, चाहे तुम इंस्टा चला लो, अब तुम देख रहे हो कि ज़्यादातर जो सामान है ना ई कॉमर्स का, वो ये इन्हीं के थ्रू बिक जा रहा है बहुत सारा। अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, और भी बहुत सारे जो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही यानी सबसे ज़्यादा बाय हो रहा है। ये जो सोशल मीडिया ऐप्स है ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं इन ई कॉमर्स ऐप्स को, ठीक है, भयंकर लेवल पे देते हैं, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हो गए और ये सब हो गया, ये इन्हें सामने से ये सारी चीज़ें दे देते हैं। सबसे बड़ा एक एग्जांपल हो गया शॉपिफाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पर शॉपिफाई एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि वो कैसे खुद में एक ई कॉमर्स साइट है, वो कैसे लोगों को डैशबोर्ड दे देता है कि भाई लो तुम अपनी शॉप बनाओ और यहाँ पे जाकर के सामान बेचो, कैसे वो आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाकर के इंटीग्रेट हो जाता है और बोलता है कि भाई खुद भी तुम मार्केट करो, सेल्फ ब्रांडिंग करो, और साथ में एडवर्टीजमेंट भी दो, एड्स दो भैया तुम, और हमारी साइट दिखाओ, हम भी कमाएंगे। शॉपिफाई खुद परसेंटेज ले लेता है और वो सामने वाले को भी देता है, दैट्स अ थिंग। गेमिफाइड इन्वेस्टिंग, अब देखो भाई इन्वेस्टमेंट को भी गेमिफाइड किया जा चुका है, बहुत सारे इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। मेनली मैं जहाँ तक देखता हूँ यार, ये ट्रेडिंग और इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में हुआ है। अभी पहले बेटिंग ऐप्स में बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन बेटिंग ऐप्स पे अभी कुछ लगाम लगाई है, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई कानून आया है हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से ये चीज़ हुई है, वरना तो देखा जाए तो देखो गेमिफाइड, ये हर चीज़ को गेमिफाई करना, ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ हो गई आज की तारीख में। कोई भी स्किल सिखानी हो, कोई भी चीज़ सिखानी हो, सो व्हाई दिस वर्क। देखो टेंजिबिलिटी, एनालॉजी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो आपके लिए मुश्किल है, जो भी आपके लिए मुश्किल है, आप बस उसके लिए बाहर से सॉल्यूशन ढूंढो भैया। क्या करो, बाहर से सॉल्यूशन ढूंढो, बाहर से सॉल्यूशन ढूंढो, सिंपल सा ये कह रहा है कि आप बाहर से चीज़ें देखोगे, जितना आपको नॉलेज है, आपकी लाइफ का जितना भी नॉलेज है आपको, आप जाओगे इधर उधर ब्रांचेस में सोचोगे और बोलोगे कहाँ से मैं सॉल्यूशन उठा सकता हूँ, चलो WWE में देखता हूँ, मैं यहाँ से सॉल्यूशन उठाता हूँ,
आपकी जो भी प्रॉब्लम है, एक बार सोचो कि भाई अभी अगर मेरे को कोई करियर से रिलेटेड इशू चल रहा है, मेरे मेरे मुझे फोकस नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, एनजाइटी रहती है, मैं कैसे दूसरी एनालॉजिस्ट से सोच सकता हूँ? ठीक है, WWE से सोचो। WWE से मैं कैसे सोच सकता हूँ? मतलब मैं WWE का बहुत बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, कंटेंट देख रहा हूँ, तो ठीक है भैया, यहाँ से कैसे सीखा जा सकता है? यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं और दिखाया जाता है कि कैसे आखिर एक स्टोरी बनती है इनकी, राइट? स्टोरी बनती है। तो मान के चलो आप बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो कि भैया प्रोकास्टिनेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपने WWE से क्या समझा? WWE में कुछ ही कैरेक्टर होते हैं जो टॉप पे होते हैं और उन्हीं को सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है और उन्हीं को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और उन्हीं को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाता है, वही हर जगह पोस्टर में आते हैं। ये टॉप के जो चेहरे होते हैं ना, टॉप के चेहरे, जैसे रोमन रेंस हो गया, जॉन सीना हो गया, दी अंडरटेकर हो गया, ये तो पुराने रेसलर हो गए, पर रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, अभी भी चल रहा है ब्रॉक लेसनर, और भी बहुत सारे कैरेक्टर है, सेथ रॉलेंस, है ना, ये वो कैरेक्टर्स है जो कि टॉप फेसेस है, ठीक है, कोडी रोड्स, टॉप फेसेस है ये, और इनका नाम लोगों पे आता है, दिमाग में आता है। जब भी WWE होगा वो इनका चेहरा सबसे ज़्यादा दिखा रहे होंगे, मेजॉरिटी टाइम ये लोग दिख रहे होंगे टॉप पे। तो अब टॉप पे रहने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं? ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को शो करते हैं। काम में शो करना बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू शो योर सेल्फ, ठीक है, यू हैव टू शो योर सेल्फ, दैट्स अ थिंग। प्रोकास्टिनेशन वही ख़त्म होना शुरू हो जाता है जब आप ये सोच के नहीं चलते कि भाई मैं पूरा काम कंप्लीट करूंगा, नहीं मैं 5 चीज़ें कंप्लीट करूंगा, नहीं मैं इस एक टास्क को 10 घंटे तक करूंगा, नहीं 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 नहीं। सवाल इस बात का है कि आर यू शोइंग योर सेल्फ? WWE में ऐसा नहीं होता कि पूरे शो में वही चेहरा दिख रहा होता है, नहीं नहीं, हर एक कैरेक्टर दिख रहा होता है, हर एक कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम दिया जा रहा होता है, लेकिन जो मेन फेस होता है उसको थोड़ा ज़्यादा दिया जा रहा होता है, जो टॉप पे होता है उसको सबसे ज़्यादा दिया जा रहा होता है। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी भी आ गई। तो मतलब कि आपने, आपके टॉप में कौन है, आपके टॉप में कौन सी चीज़ है, आपने उस मेन चीज़ को पहले पकड़ा, वो मेन प्रायोरिटी को पकड़ा और आपने बोला कि भाई इसको मैं सबसे ज़्यादा शो करूँगा अपनी लाइफ में। मैं, मेरे पास 24 घंटे है, 24 घंटे में से जितना भी मैं सोच सकता हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ कि प्रायोरिटी मेरी कोई स्किल है पर्टिकुलर, उस स्किल को मैं कितनी बार शो कर सकता हूँ अपना चेहरा, मैं बार बार जाके बैठूंगा और उस काम को करूँगा, बस इतना ही मेरा काम है। मैं 2 घंटे 4 घंटे सोच के नहीं चलूँगा। दैट्स द थिंग। ये आपने मेटाफोर का यूज़ किया, ठीक है। तो ऐसे ही आप अलग अलग ब्रांचेस में मेटाफोर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है गाइस, जब आप अलग अलग मेटाफोर्स का यूज़ करते हो। जाओ Formula 1 रेसिंग से सीखो, जाओ किसी एनिमे शो से सीखो, ठीक है, किसी कार्टून शो से सीखो, किसी वेब सीरीज से सीखो। भाई वेब सीरीज से निकालो निकालो, यू हैव टू राइट दिस गाइस। बिना लिखे नहीं होता। देखो यहाँ से मुंह के मुंह बोलने से नहीं होता। अगर आपको एक्चुअल में एनालॉजी थिंकिंग के मास्टर बनना है और एक्चुअल में एनालॉजी थिंकिंग को लाइफ में अप्लाई करना है और ऐसा फ्लेक्सिबल माइंड हासिल करना है जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालता है, प्रॉब्लम के लिए मेटाफॉर्स ढूंढता है, आसपास से चीज़ें निकालता है, जो भी नॉलेज है, इसी को बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हो गाइस। तो आप क्या कैसे कर पाओगे, इस लेवल पे कैसे बन पाओगे? जब आप इन चीज़ों को करोगे, राइट करोगे, लिखोगे। आप बाहर से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो और उनको लिखते हो एक्चुअल में। दैट्स अ थिंग। सो एनालॉजी एक्सप्लोरेशन, वही मैंने बोला कि भैया इन्विजन करो, बाहर से सॉल्यूशन देखो, न्यू डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड देखो, 2 राइजिंग ट्रेंड्स इन योर इंडस्ट्री। अब पूछो अपने आप से, हर दिन पूछो, हर दिन कोई ना कोई ऐसा ग्रुप या कुछ ऐसी कम्युनिटी को ऐसी जगह ज्वाइन कर लो जहाँ पर आपको ट्रेंड्स दिख जाते हो, ठीक है। अपने फील्ड की स्पेशलिटी अगर आपको हासिल करनी है तो उसके ट्रेंड्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपको ट्रेंड्स समझ में आने चाहिए बस, कि क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही है, क्या नए टूल्स आ रहे हैं, क्या नई। वेरी गुड, ओके। हाँ, तो ये चीज़ें होती रहती है। ओके, तो भाई पता नहीं, लोग बहुत ज़्यादा, 11 बज रहे हैं यार, रात के 11 बजे, पता नहीं पिया होगा बहुत ज़्यादा इन लोगों ने। माइंडसेट शिफ्ट, ये मेरा बायस भी हो सकता है। रिफ्लेक्ट ऑन योर एग्जिस्टिंग challenges. Ask yourself how you can leverage analogy thinking to shift your perspective and generate fresh ideas in your work. That's the thing, guys. Challenge लो इस चीज़ को। Challenge, ask yourself how you can leverage analogy thinking to shift your perspective.
ठीक है। और अगेन मैंने फिर से वही चीज़ आ गई है कि राइटिंग एक्सरसाइजेस लिखो भाई, लिखो, बिना लिखे नहीं होता। राइटिंग की आदत डालो, ये चीज़ें बाहर से प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालो, एनालॉजी के प्रॉम्प्ट्स बनाओ, इन चीज़ों का यूज़ करो, एआई का यूज़ करो, एआई में डालो ना ये चीज़ें, एआई में डालो ना कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने यहाँ से सॉल्यूशन उठा के डाल दिया, आप अपनी तरफ से लिखो ना उसे। तो इसी तरह से अब ये वीडियो ख़त्म होता है गाइज़, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया, अच्छा है। यूजुअली मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। जितना हो सके ज़्यादा सिंपल करके ही मैंने बताया है। यही है आइंस्टाइन के एनालॉजी थिंकिंग, इसको अप्लाई करो लाइफ में। भाई ये चीज़ें ना बिना अप्लाई करे आपको मास्टर नहीं बनाती, ठीक है। ये बस सुन लिया आपने और दिमाग में रख लिया नहीं होता, ठीक है। इन चीज़ों को यस याद रखना ज़रूरी है ताकि तुम इन्हें कभी भी अप्लाई कर सको, लेकिन इन्हें अप्लाई करते रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो पे फिर से आ सकते हो, जब भी आ सकते हो, दूसरी बार आओ, तीसरी बार आओ। मैंने बहुत इजीली समझाया है, बहुत इंटरेक्टिव सी प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, नए वीडियोस आते रहेंगे, नए वीडियोस देखते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।